नमस्कार दोस्तों, लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक्स है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें हम रदरफोर्ड मॉडल, जे जे थॉमसन्स, बोर मॉडल्स, आइसोटोप, आइसोबार्स और भी कई चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ना क्या है। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी दोस्तों, ये आपको बता दूं मैं। एटम में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी वो जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, और प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टीन ने। ऐसे ही जो एटम मॉडल है, एटम मॉडल में हम जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल को पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये बोर मॉडल ने दिया था, किससे? 2n² के फार्मूले से। ठीक है, वैलेंस सेल आती है तो इसमें एटॉमिक नंबर और मास को पढ़ेंगे हम। ठीक है, एटॉमिक नंबर में हम आइसोटोप्स और मास नंबर पे जो डिपेंड होते हैं आइसोबार्स, उनको पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरू दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, सॉरी, 1 सेकेंड। ये बोल रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे, ठीक है, प्रोटॉन, एनोड रे, और ये चीजें हैं। आइए डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन कंसीडर एटम ऑफ टू बी इंडिविजिबल एंटिटी। ठीक है, बट हिज concept had to declared at the end of 19th century when scientists through experimentally were able to find extension of charge, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल इन द एटम। द पार्टिकल वर कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए जॉन डाल्टन ने ये बता दिया था कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है और ये इंडिविजिबल है। लेकिन इस बात पर और ज़्यादा डिस्कशन और ज़्यादा क्लियरनेस जब 19th सेंचुरी में आई, जब किसकी डिस्कवरी हो चुकी थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन। ठीक है, जो इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड रे। देखिए कैथोड रे क्या है? थॉमसन एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किया? डिस्कवर किया। जो एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा, उसका पूरा फिगर के साथ, डायग्राम के साथ समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए कि क्या हुआ। बस अभी के लिए याद रखिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, ये जो कैथोड रे होती है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं हम ई नेगेटिव से। ठीक है, आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो की थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों। और इसको बोला जाता है एनोड रे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी। किससे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनेगी उसको कैथोड रे बोला जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनेगी उसे एनोड रे बोला जाएगा। ठीक है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, आइए, तो E. Goldstein, by his famous anode ray canal ray experiment, was able to detect presence of positively charged particle called प्रोटॉन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो चार्ज इन प्रोटॉन कितना है दोस्तों? वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, मास है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन दोस्तों कोई एक्सपेरिमेंट से तो कम, लेकिन ये मैथमेटिकल सिस्टम से थोड़ी ज़्यादा हुई थी। देखिए जैसे कैसे, जेम्स चैडविक जी थे। ठीक है, तो बम्बार्ड लाइटेड लाइटर इमिटेड एलिमेंट, सॉरी, लिथियम और बोरॉन with alpha particle and observe emission of new particle having zero charge but having mass equal to the proton। तो इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल के साथ बमबार्ड किए लाइटर एलिमेंट जैसे लिथियम और बोरॉन। तो इन्होंने देखा
कि कुछ पार्टिकल जो ये टकरा रहे थे, तो एक ऐसे पार्टिकल के साथ टकरा रहे थे जिसके पास क्या था, जीरो चार्ज था, लेकिन जो उसका मास था वो प्रोटॉन के मास के इक्वल था। ठीक है, दिस पार्टिकल वर नेम, उसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन आर अब्सेंट इन प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रोटियम आइसोटोप्स में ये होता ही नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द एन एटम विल बी कंपोज टू एटॉमिक मास। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम किया, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए नोट लगा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के सम को क्या बोला गया, एटॉमिक मास बोला गया। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल देखिए, एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ने वाले हैं जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे थॉमसन मॉडल को। तो देखिए थॉमसन मॉडल में क्या है, दिस मॉडल इज ऑफ देन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला जाता है इसको दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक चीज बता दी, थ्योरेटिकल बता दिया कि ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर, एटम के अंदर। जैसे इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, मेड अ प्रोटॉन जस्ट सेम एज सीड ऑफ वाटरमेलन अमेंडेड इन रेड एम्बलिन पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि जो लाल हिस्सा होता है ना, जैसे तरबूज होता है, तो तरबूज का जो लाल हिस्सा है, ठीक है, ये तरबूज है लाइक, तो इसका जो ये सारा लाल हिस्सा जो हम खाते हैं, उसको इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज। और जो तरबूज के अंदर ये बीज होते हैं, इनको इन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, तो ये देखिए इधर ये शो भी कर रहा है इसमें, इधर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, जो ये सारा लाल हिस्सा है पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज हैं वे इलेक्ट्रॉन बोला गया। वे बोले कि एटम के अंदर जैसे वाटरमेलन के अंदर लाल हिस्सा होता है वो पॉजिटिव, इसी तरह इसमें वाटरमेलन के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही है। और जैसे तरबूज के अंदर बीज कहीं कहीं फंसे हुए हैं उसके अंदर, तो ऐसे उनको बोला गया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर कहीं कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, पर ये क्या रहा, although the model explained neutrally of an atom but cannot explain other scientific experiment considered on atom, hence it। तो देखिए ये एक तो न्यूट्रल मतलब कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, चार्ज होगा या नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। फिर आगे जो आते हैं रदरफोर्ड मॉडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक नई केमिस्ट्री के ब्रांच का जन्मदाता इसके मॉडल पे बेस्ड होता है दोस्तों। देखिए कैसे, रदरफोर्ड मॉडल, तो दिस इज फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हीलियम के जो पॉजिटिव आयन थे ना, हीलियम के पॉजिटिव आयन, ठीक है, हीलियम के पॉजिटिव आयन को ही क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास, इसने बम्बार्ड करवाया, क्या करवाया भाई, इसने क्या ली दोस्तों, मैं स्लाइड लेता हूँ नहीं उसमें समझाता हूँ। इसने एक गोल्ड फॉइल ली, क्या ली, मतलब गोल्ड फॉइल, सोने की, सॉरी, गोल्ड फॉइल ली, सोने की पत्ती ली इसने एक। ठीक है, सोने की पत्ती जैसे सोने की एक प्लेट लेता है ये, 1 सेकेंड, देखिए मैं बताऊँ, सोने की पत्ती लेता है और इसके अराउंड जिंक सल्फाइड की क्या लगा देता है, लेयर, ये है हमारी गोल्ड फॉइल। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स रखे हुए होते हैं, और इस पर ये क्या करवाता है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाता है। तो बम्बार्ड करवाता है तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो क्या ही चले जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, और कोई रेयर पार्टिकल टकरा कर क्या आता है, वापस आता है। तीन कंडीशन है। ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, सम रेयर अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे स्कैटर्ड हो जाते हैं, और कुछ ही मतलब रेयर अल्फा पार्टिकल क्या आते हैं, टकरा कर वापस आते हैं। तीन कंडीशन याद रखना दोस्तों।
देखो, जैसे कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर चले गए, कुछ स्मॉल एंगल पर डाइवर्ट हो गए, और रेयर कोई एक ही क्या आया, वापिस आया टकरा कर। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब सीधे ही गुजर गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल पर मुड़ गए, ये देखिए इधर मुड़ गया है। वन ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, मतलब कोई एक ही 12,000 में से कोई एक टकरा कर क्या आया, वापिस आया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन क्या करेगा ये, देखिए, एटम कंसिस्ट ऑफ predominantly empty space of most of alpha particle passes through gold foil undeflected। तो जो पहली जो इसकी चीज थी क्या थी, मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास हो गए। तो ये बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है भाई, खाली पड़ा है, इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से चले गए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि कुछ ही स्मॉल एंगल पर क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट। तो इस पॉइंट पर वो अपनी क्या पॉइंट ऑफ व्यू देता है, एटम कंटेन सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो बोलता है कि एटम के पास जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड डिफ्लेक्ट एंड वेरी फ्यू। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि थोड़े से हिस्से में ही क्या है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अब देखिए ये डिफ्लेक्ट क्यों हुए, क्योंकि एक चीज देखिए दोस्तों, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेंटर पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो अल्फा पार्ट हीलियम पार्टिकल आया होगा इसके पास, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के कारण ये क्या हो गया, बैंड हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ही पार्टिकल क्या हुए, बैंड हुए। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो बहुत स्मॉल एरिया के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, since a mint friction of alpha particles suffered deflection and very few bounded back. This leads to conclusion the most of the space of atom is empty and space occupied the nucleus is negligible compared to the empty space। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो 12,000 में से एक वापिस आया है, तो मतलब मान के चलो एक रेयर पार्टिकल वापिस आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो किस पर है, बिल्कुल छोटे से एरिया में है, और उस छोटे से एरिया को इसने क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ एटम, और सेंटर ऑफ एटम को ये बोलता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसलिए वो छोटा कम चार्ज सॉरी, जो बिल्कुल कम पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, न्यूक्लियस पे है, और बहुत सारा स्पेस क्या पड़ा है, खाली, इसलिए मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या निकल गए, बाहर निकल गए। ठीक है, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁵ टाइम ऑफ द साइज ऑफ एटम। तो इसने बोला कि जो एटम के साइज के अकॉर्डिंग 10⁻⁵ टाइम क्या है, न्यूक्लियस का साइज छोटा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फोर्थ में भी लिख रखा है, होल द एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम का मोस्टली मास मास जो है वो कहाँ लाई करता है, सेंटर पर करता है। ठीक है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है हमारा। आगे देखिए, इधर देखिए, ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। ठीक है, साइज द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे ये रिवॉल्व कर रखा है देखो, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन यही बात इसकी क्या बन जाएगी दोस्तों, लिमिटेशन बन जाएगी। कैसे, जैसे ड्रॉबैक देखिए, according to Rutherford, electron revolve around the nucleus in well-defined orbit, but electron being charged particle will lose their energy and finally fall into the nucleus. This is make to highly unstable। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटते हैं, लेकिन अगर ये इसके अराउंड
रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट कर देगा, एक समय पे अपनी एनर्जी को खो देगा। और जब ये खो देगा तो ये किस पर गिर जाएगा, जाकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि अनस्टेबल कर देगा एटम को। ठीक है, दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे बोर मॉडल जी। तो बोर जी क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों, ये बोलते हैं टू ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नाइल बोर इन 1912, ठीक है, proposed modify model of structure of atom he made following assumption। तो देखिए, इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को कॉन्सेप्ट को उठाकर अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो जिसमें ये क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं दोस्तों, ये कहते हैं ठीक है रदरफोर्ड भाई, हम आपकी बात को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड चक्कर काटते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन ये बोलते हैं कि ये अराउंड न्यूक्लियस के चक्कर तो काटते हैं, लेकिन ये अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या काटते हैं, चक्कर काटते हैं। जैसे द ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ठीक है, स्पेशल ऑर्बिट नाउन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट इन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउ इनसाइड द एटम। तो क्या बोल रहा है कि ओनली एक स्पेशल और एक इलेक्ट्रॉन के अपने स्पेशल ऑर्बिट है जिसके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इज डिक्रेट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो अब वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटते हैं, तो इस वो वहां पर एनर्जी को रेडिएट नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते, वो अपने ऑर्बिट के अंदर ही रहती है उसकी एनर्जी। एनर्जी इमेज is emitted or absorbed by the atom only when electron move from one orbit to another orbit। जो कि ये कह रहा है कि एनर्जी तभी ऑर्बिट की खत्म होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की खत्म होगी या एब्जॉर्ब होगी, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, जैसे कि ये है दोस्तों, देखिए हमें कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए ये बोलता है, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जैसे हमारा सौर मंडल है दोस्तों, तो उसके हमारा सन सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है हमारा जो इलेक्ट्रॉन हैं वे भी न्यूक्लियस के अंदर चक्कर काटते हैं। जैसे एक, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट के लिए ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, ये के है, ये एल है, ये एम है, और ये एन है। ठीक है, सॉरी ये एन है। ठीक है, तो देखिए ये एन हो गई, चार ऑर्बिट्स हो गए। तो चार ऑर्बिट हैं, तो चार ऑर्बिट्स में वो क्या कॉन्सेप्ट देता है, वो ये कॉन्सेप्ट देता है कि के है, अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एक फार्मूला देता है 2n²। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो आता है वो आती है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन। तो इसने बोला के पहले नंबर पर है, एल दूसरे नंबर पर, एम तीसरे पर, और एन चौथे पर। ठीक है, तो इसी तरह हम इस फार्मूले से इस ऑर्बिट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे वो देखेंगे। तो के कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ सेल, तो के फर्स्ट नंबर पे है, तो 2 × 1 का स्केयर, एन की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्केयर 1 होता है, 1 2 2। ठीक है, तो के में कितने आएंगे, 2। के एल, एल में देखिए एल कित नंबर ऑफ कितना है, 2, तो एन की जगह क्या रख देंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एम में देखिए एम कितने नंबर पे है, 3, तो एन की जगह की वैल्यू क्या रख देंगे, 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18। ठीक, और एन 2 × एन कितने नंबर पे है, 4 पे, तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे, 4, 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो जैसे के में कितने आएंगे, 2, एल में आएंगे 8, एम में आएंगे 18, और एन में आएंगे आपके 32। ठीक है, तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन, वो बोल रहा है कि इस तरह आएंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये देखिए इधर के सेल पहले पे है, एल सेल दूसरे पे है, एम तीसरे पे, एन चौथे पे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, जब देखिए नेक्स्ट देखिए एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखिए क्या होता है, किसी भी
एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर किसी के अंदर दो प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर दो हो जाएगा, किसी के अंदर चार है तो चार हो जाएगा, पांच है तो पांच हो जाएंगे, 20 है तो 20, 40 है तो 40। ठीक है, तो आगे देखिए, द एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिफाई ऑफ द एटम चेंजिंग एटॉमिक नंबर मीन चेंजिंग द एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, दूसरा देखिए, फॉर द न्यूट्रल एटम नो प्रोटॉन एंड नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। तो ये क्या बोलते हैं कि जितने प्रोटॉन होंगे एटम के अंदर उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे आता है मास नंबर। एटॉमिक मास हम वैसे पढ़ चुके हैं, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनका सम ही क्या कहलाता है, मास कहलाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आ गया है, कैलकुलेट द प्रोटॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ऊपर लिखा जाता है दोस्तों, एक चीज देखना, जैसे ये क्लोरीन है तो क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 35/17। तो ऊपर लिखा जाता है हमेशा मास और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यानी कि C35 क्या है, मास है, तो वैसे तो 35.5 होता है दोस्तों क्लोरीन का मास। ठीक है, 35.5, यहाँ पे 35 दे रखा है, चलो इसमें कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, तो मास ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए क्या बोल रहा है ये, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है 17 हो गया, मास 35 हो गया। तो हमें पता है कि मास जो है क्या है, मास, मास किसका सम है, मास है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब प्रोटॉन तो मास कितना है 35, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 17 हैं। ठीक है, तो बच गया क्या, न्यूट्रॉन, तो ये 17 उधर जाकर माइनस में आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं समझा चुका हूं वहां पर, ये अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, ये पोज करके देख लेंगे। और देखिए, जो फर्स्ट 18 एलिमेंट होते हैं ना, कितने, फर्स्ट 18 एलिमेंट, फर्स्ट 18 एलिमेंट पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर दे बताता हूँ। जो पहले 18 एलिमेंट है, पहले 18 एलिमेंट के लिए थोड़ा दूसरा चलता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, वो चलता है 2, एल में आएंगे 8, एम में भी कितने आएंगे 8। ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ा था कितने भाई, किसके, के में दो आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 18, इसमें 32। लेकिन जो फर्स्ट 18 एलिमेंट है उसमें हम जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे वो 2, 8, 8 के फॉर्म से भरेंगे। ठीक है, उसके बाद 18 वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। आगे देखिए, आगे आता है वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, बोर बुरी सीक्वेंस, वी नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन अक्यूपाइड इन द आउटर मोस्ट सेल इज 8। तो कोई भी आउटर मोस्ट सेल में सबसे ज्यादा से ज्यादा कितने ही आएंगे, 8 आएंगे। समझ गए दोस्तों, आगे देखें, इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल विल बी कॉल्ड वैलेंस सेल। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है वैलेंसी में। ठीक है, तो वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट मैं एक बार ये खत्म कर लूँ दोस्तों, उसके बाद मैं वैलेंसी समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4, इसके वैलेंस 4 हो गया। नाइट्रोजन का 7 है तो 2 और 5, लेकिन बच गए कितने, 3। अभी यही मैं वैलेंसी समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे नाइट्रोजन उठा लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, तो अगर हम भरें इसके के सेल में कितने आएंगे, 2, तो 2 यहाँ भर दिए, 7 में से 2 गए, कितने रह गए, 5। तो वो नेक्स्ट सेल कौन सी आएगी, एल, इसमें 5 भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन एल सेल में आते कितने हैं, 8, तो कितने खाली पड़े हैं, 3। तो इसकी कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। नहीं दोस्तों, अगर 5 है तो इसका मतलब आप 5 भरे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी।
हमें ये देखना होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें ये देखिए 5 भरे हुए हैं लेकिन 3 क्या पड़े हैं, खाली। ठीक। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूं, अगर किसी के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 4। अगर 4 से कम है, क्या है, 4 से कम, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा, देगा। और 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे नाइट्रोजन में 4 से ज्यादा है, यानी 1 2 3 4 5, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। अब जैसे देगा कब, जैसे यहाँ पे सोडियम लेते हैं हम, सोडियम में कितने आने थे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1 1, लेकिन इसकी वैलेंसी 1। जैसे अभी मैं बताता हूँ, चलो ये हो गया, मैं न्यू स्लाइड लिखता हूँ दोस्तों। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, हम फिलअप करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर, ये के में आ गए 2, 11 में से 2 तो के में बच गए कितने, 9। ठीक है, वो अगली सेल में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, तो 2 तो के में आ गए, और 8 एल में, तो कितने आ गए, 10, बच गया कितना, एक। वो किस में आएगा, आगे एम में, एम में आते कितने हैं, 8, तो बच गए कितने, खाली एक, यहाँ भर दिया जो ये एक बचा था, बच गए कितने खाली, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 खाली पड़े हैं। तो अब देखिए, अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, मैंने क्या बताया था, अगर 4 से कम है, 4 से कम तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर 4 से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसमें 4 से कम है तो इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन देगा उस वही इसकी वैलेंसी होगी, ये इसके पास एक ही है तो ये कितने देगा, एक, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 है, 4 से कम है ना, तो कितने दे सकता है, 2 दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2। इसमें भी, कैल्शियम में भी 2 है। ठीक है, तो अब 4 से कम है, कितने कम, 4 से कम है, कितने हैं, 2 है, तो ये 2 ही दे देगा। ठीक। आगे देखिए, आगे आता है हमारा आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है दोस्तों, आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपस में एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे क्लोरीन का एक कॉन्सेप्ट है, तो यहां देखिए आप, क्लोरीन है, क्लोरीन का एक तो 35/17, एक 37/17। ठीक। तो अलग अलग 2 टाइप की क्लोरीन होती है। ठीक है, जिनका मास तो अलग अलग होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। समझ गए। दूसरा दोस्तों, जैसे यूरेनियम आइसोटोप इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। दूसरा, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूजली इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर, मतलब गले का वो हो जाता है ना, आयोडीन की कमी से दोस्तों रोग हो जाता है, गला फूल जाता है। ठीक है। अब आता है क्या, आइसोबार। एटॉमिक, सॉरी, आइसोटोप का उल्टा आइसोबार होता है, उसमें एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम। ठीक है, और मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट। इसमें मास नंबर तो सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। आइसोटोप आर द एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40। ऐसे ही आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 लेकिन मास क्या है, 40। तो इनका मास तो क्या है, सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। समझ गए ना दोस्तों। जैसे एटॉमिक नंबर में सोडियम, इसमें ये थोड़ा गलत दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मास होता है वो 23 होता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा गलत दे रखा है। तो समझ गए दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है ये होता है खत्म। ठीक है। होप है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये हमारा वन शॉट था, जो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक। तो ये जो मॉडल्स हैं आपको अच्छे लगे और नोट्स में अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना? धन्यवाद।